नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों ऐसे कई आर्टिकल्स आ रहे हैं जिनका कहना है कि पेट्रो डॉलर्स की दुनिया समाप्त होने वाली है और स्पेशली जब से चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड होने वाला है, तब से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे जिनमें कहा जा रहा है कि पेट्रो युआन की दुनिया आ चुकी है। तो क्या है ये पेट्रो युआन की दुनिया, आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह इसको कवर किया जा रहा है जिसमें कह रहे हैं कि चाइना यूएस डॉलर को वीकन करेगा पेट्रो युआन के साथ, और साथ ही साथ आप अंडर एस्टिमेट ना करें पेट्रो युआन के एम्बिशंस को। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने मिल रहे हैं और वहीं पर एज एन इंडियन हमारे मन में भी एक सवाल उठता है, क्या पेट्रो रुपी कुछ हो सकता है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, ये सवाल हमारे मन में तो है, क्या रुपी पेट्रो युआन और पेट्रो डॉलर्स दोनों को रिप्लेस कर सकती है? पर दोस्तों यहाँ पे कई एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि इंडिया ऑल्टरनेटिव बेहतर है अगर हम चाइना से तुलना करें तो पेट्रो रुपी की दुनिया भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, क्या करना होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस कवरेज में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। थोड़ी लंबी है पर मैं आई एम प्रीटी श्योर आप इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों पेट्रो डॉलर्स की अगर हम बात करें तो इसका ऑफिशियल टर्म्स में अगर हम देखें तो करेंसी ये टर्म गेन किया है मिड 1970s में, लेकिन उसके पहले से इसकी जो बुनियाद थी वो शुरू हो चुकी थी। तो कहानी शुरू होती है वैलेंटाइंस डे के दिन 1945 में। फरवरी 14, 1945 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सऊदी अरेबिया के साथ एक अलायंस बनाते हैं जिसके अंतर्गत फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सऊदी अरेबिया को कन्विंस करते हैं कि आप अपने अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाईज यूएसए को प्रोवाइड करवाएंगे, बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिक्योर रखेगा, उसकी सिक्योरिटी गारंटी करता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यूएस सऊदी में कोलैबोरेशन स्टार्ट होता है। फिर अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, करीब ऑयल प्राइस काफ़ी कम रहता है, आप देखें तो कम दाम पे ही तय रहता है, $20 तक रहता है। उसके बाद होता यूँ है 1960 में ओपेक बनता है तो एक कार्टेल फॉर्मेशन शुरू होती है। फिर 1973 में आप देखें तो इजराइल एंड अरब वर्ल्ड की जंग होती है, योम किपुर वॉर कहते हैं 1973-1974 में। तो इसमें अरब वर्ल्ड ऑयल को एज अ वेपन यूज करती है और ऑयल एम्बार्गो लगा देती है, कहती है कि हम ऑयल नहीं बेचेंगे वेस्टर्न कंट्रीज को जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ रातों रात ऑयल की कीमत $24 से बढ़कर $56 प्रति बैरल हो जाती है। और यहां से आप अगर देखें तो ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं इनके पास डॉलर का सरप्लस होने लगता है, क्योंकि जो भी करेंसी में ट्रेड कर रहे थे वो सरप्लस होने लग जाता है। और यहां से सवाल उठता है, आखिरकार ये सरप्लस पैसों का करेंगे क्या? तो यहां से टर्म आता है पेट्रो डॉलर्स। वो क्या है? क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिला उसको कहते थे पेट्रो डॉलर्स। बेसिकली यूएस डॉलर्स था, कुछ पाउंड में भी रख रहे थे, कुछ डॉलर्स में भी कर रहे थे। लेकिन होता यूं है दोस्तों, कहानी कुछ दिन बाद बदल जाती है। होता यूं है कि निक्सन शॉक के बाद अमेरिका भी एक बात समझता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि डॉलर, उससे पहले ब्रिटेन वुड्स संस्था के दिनों में डॉलर वॉज बैक्ड बाई गोल्ड, जिसमें $1 देने पे आपको कुछ आउंस गोल्ड मिलेगा, ये यूएस का एश्योरेंस था। लेकिन यूएस वियतनाम वॉर में खूब डॉलर छापता है और दुनिया, स्पेशली फ्रांस, सबसे पहले उसको पता चल जाता है कि अमेरिका के पास डॉलर तो है नहीं गोल्ड के टर्म्स में, उसने गोल्ड होल्ड नहीं किया है, बस डॉलर छाप दिया है। तो सबसे पहले वो जाता है, कहता है कि मुझे डॉलर लेके कि चलो मुझे गोल्ड वापस करो, और जल्दी ही निक्सन के प्रेसिडेंसी में कह दिया जाता है कि अब हम गोल्ड नहीं देंगे। तो यहाँ से यूएस एक अरेंजमेंट करता है जिसके अंतर्गत 1979 में ये ऑफिशियली होता है जब यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया, आप देखें तो जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन करते हैं, जिसके अंतर्गत यूएस डॉलर्स, वो कहते हैं कि कोई भी हम डॉलर ऑयल बेचेंगे, चाहे लेने वाला देश कोई भी हो, हमारे यहाँ रियाल चलती हो, हम बदले में, ऑयल के बदले में सिर्फ और सिर्फ डॉलर देंगे। तो यहां से पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट शुरू होता है। तो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन कहता है हम आपको ऑयल देंगे, बदले में ऑयल इंपोर्टिंग नेशन सिर्फ और सिर्फ डॉलर में पे करेगा। तो इस प्रकार से अब हर कंट्री को डॉलर होल्ड करना पड़ेगा और इस डॉलर के बदले में, क्योंकि उसे ऑयल तो चाहिए, गोल्ड भले कंट्रीज उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करती हैं, खास सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल है, लेकिन अदरवाइज खास यूज नहीं है, लेकिन ऑयल तो हर इकोनॉमी को चाहिए। तो एक तरीके से हर इकोनॉमी को अगर ऑयल खरीदना है तो डॉलर रखना होगा। तो एक तरीके से डॉलर अब ऑयल के द्वारा बैक होने लग गया, जो पहले गोल्ड के द्वारा बैक हो रहा था। तो ये कहानी होती है करीब ऑफिशियल टर्म्स में 1979 के बाद। और बदले में अब जाहिर सी बात है, ये कंट्रीज अपना ऑयल बेच रहे हैं, खूब डॉलर ले रहे हैं,
तो इनके पास सरप्लस डॉलर होगा। तो यहां से एक टर्म आता है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उन कंट्रीज को कहा जाता है आपके पास जो भी खर्चा निपटाने के बाद सरप्लस डॉलर बचता है वो आप अमेरिकन इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट करोगे। कैसे करोगे? या तो आप यूएस ट्रेजरी लोगे, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट का डेट फाइनेंस करोगे अपने डॉलर्स के द्वारा, या फिर आप अमेरिकन कंपनीज में अपने सोवरेन वेल्थ फंड के द्वारा इन्वेस्ट कर दोगे। तो इस तरीके से सोवरेन वेल्थ फंड क्या हुआ, यूएस, जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा सरप्लस डॉलर है, तो वो इस सरप्लस डॉलर से क्या करेगा कि नैस्डैक की टॉप कंपनीज में उनके स्टॉक्स ले लेगा और उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। वैसे ही आप देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कुछ कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। तो इस प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी में वो डॉलर इंजेक्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी भी ग्रो होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूएस ट्रेजरीज कितने ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हमेशा से इन्वेस्ट करते रहे हैं। ये चार्ट आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया 125 बिलियन का ऑयल ट्रेजरी होल्ड करती है, यूएई भी करती है, कुवैत भी करती है, तो काफ़ी ज़्यादा यूएस ट्रेजरी डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं। बाकी सोवरेन वेल्थ फंड्स इनके कितने ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं वो बात अलग है। तो इस प्रकार से पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग होने लगी, यानी डॉलर भी आने लगा और ये डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी में रिसाइकल होके जाने लग गया। यानी अमेरिका का ही डॉलर अमेरिका एक तरफ से छापता है, बाकी कंट्रीज उसके साथ ट्रेड करके डॉलर लेती हैं और वो डॉलर लेके ऑयल खरीदती हैं और ऑयल खरीद के जो सरप्लस डॉलर बचता है वो वापस अमेरिकन इकोनॉमी में घुस जाता है। ये पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है 1975 आते आते, क्योंकि 1979 में तो ऑफिशियली हुआ था, अनऑफिशियली सारे ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ निक्सन शॉक के बाद करीब 1-2 साल में अमेरिका ने अनऑफिशियल अरेंजमेंट सारे ओपेक कंट्रीज के साथ बना ली थी और उन सब ने एम्ब्रेस कर लिया था पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग की दुनिया को, जिसके अंतर्गत सभी के सभी देश कहे हम अपने तेल को सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, जो सरप्लस डॉलर बचेगा वो अमेरिकन इकोनॉमी में वापस इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अमेरिकन करेंसी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन के उभर गई। आज भी अगर आप देखें तो अमेरिकन करेंसी 2/3 ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। जो ट्रेड होता है करीब 60%, अभी कम होने के बाद भी 60% की जो रिजर्व करेंसी सारे सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज किस करेंसी में होल्ड कर रहा है, तो काफी मेजर सेक्शन उसका आप देखोगे तो यूएस डॉलर है। तो इस प्रकार से सारे सेंट्रल बैंक्स आप देखें तो अमेरिकन डॉलर पर रिलाई करते हैं। 2/3 ऑफ दी सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी की जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो केवल 20% है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अमेरिका की जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी इसको काफी ज्यादा फायदा भी उठाता है। अब उनके लिए ये बस कागज है, हमारे लिए डॉलर है लेकिन उनके लिए ये कागज है, उनको बस छापना है और ये छापते हैं और इस डॉलर की कीमत हम सब करते हैं। तो जब जब उनके यहाँ कोई भी आपत्ति आती है, फिर वो वियतनाम वॉर का टाइम था जब उन्होंने डॉलर छापा था काफी, वैसे ही आप देख सकते हैं 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया तो उसमें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डॉलर छापा गया है, आप देख सकते हैं। तो यूएस डॉलर कितना ज्यादा क्रिएट हुआ 2008 के रिसेशन के बाद, आप देख सकते हैं। वैसे ही कुछ 2002-3 के आसपास के बाद टाइम में भी आप देखें तो उस टाइम में भी काफी डॉलर छापा गया है, डॉलर क्रिएट किया गया है। और 2020 में जो पैंडेमिक आया तो दुनिया का करीबन 25% डॉलर, तब तक जो भी बना था 25% डॉलर बस और बस इसी एक साल में क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी जब जब आप अगर देखें तो रिसेशन में फंसती है तो वो सरप्लस पैसा छाप देते हैं जो कि उनकी इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है और साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी में भी उनके इन्वेस्टर्स इंजेक्ट करके आ जाते हैं। तो उनके लिए ये बस एक कागज है जो कि उनकी इकोनॉमी को चला रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बाकी कंट्रीज भी यूएस डॉलर मेंटेन करते हैं, उनके भी अगर आप देखें तो यूएस कहीं ना कहीं यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं जो इंडिया, चाइना, कई कंट्रीज होल्ड करते हैं, मोर और लेस सारे कंट्रीज होल्ड करते हैं, मेजर कंट्रीज होल्ड करते हैं। तो अब इन देशों में भी एक डर रहता है कि अमेरिका कभी भी इनके डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को फ्रीज कर सकता है। आपने देखा कैसे रशिया के काफी ज्यादा बॉन्ड्स को फ्रीज किया गया यूएस के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं अपने डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को वेपनाइज कर पाते हैं क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है। तो अमेरिका को बेनिफिट तो काफी हुआ है पेट्रो डॉलर का। तो अब बात करते हैं दुनिया कैसे बदल रही है, पेट्रो युआन की तरफ दुनिया कैसे जा रही है। तो आज की बात अगर हम करें तो चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का दुनिया में। करीब आप देखें तो 1/4 चाइना का क्रूड ऑयल चाइना सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करवाता है।
प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिसंबर में सऊदी गए और साथ साथ सिर्फ सऊदी ही नहीं, जीसीसी के लीडर से भी उन्होंने मुलाकात की। कहाँ पे? रियाद में, सऊदी का कैपिटल रियाद में। तो चाइना ने कहा कि हमें अब और ज़्यादा अब ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हम रेमिनबी में करेंगे, युआन में करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो इसी में अगर आप देखें तो रशिया, ईरान, वेनेजुएला, ये तीनों देश ऑलरेडी 40% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स को अकाउंट करते हैं। तीनों के तीनों इकोनॉमीज क्या है? अमेरिका के द्वारा सैंक्शनड है। साथ ही साथ ओपेक प्लस कंट्रीज जिनके साथ चाइना ने बैठक की है, इसमें अगर आप देखें तो अभी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिन सब के साथ अभी चाइना ने बैठक की, वो बाकी 40% ऑफ ऑयल रिजर्व्स उनके पास है। यानी कि 80% ऑयल रिजर्व्स वाले कंट्रीज के साथ चाइना लगभग युआन बेस्ड ट्रेड वाला डील के तरफ बढ़ चुका है। यानी इन 80% ऑयल प्रोड्यूसर्स आने वाले दिनों में चाइना को युआन में तेल बेचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर को बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। और जाहिर सी बात है, पेट्रो युआन बनना है तो रिसाइकल भी तो करना पड़ेगा ना, वापस इंजेक्ट भी तो करना पड़ेगा। अब ये कंट्रीज है, मान लीजिए सऊदी ने $40 बिलियन का तेल चाइना को बेचा, जो मान लेते हैं युआन टर्म्स में हो गया 350 बिलियन युआन। तो 350 बिलियन युआन का मान लीजिए सऊदी ने बेच भी दिया तेल, तो अब वो करेगा क्या? अब चाइना क्या करे? अब वो युआन लेके करेगा क्या? उसको युआन को इस्तेमाल भी तो करना होगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा? इस युआन को कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो किसी चाइनीज इकोनॉमी में इंजेक्ट करना चाहेगा। तो चाइना ने इसीलिए जब पेट्रो युआन की बात की, साथ साथ आप अगर देखें तो ये भी बात की कि हम 30 बिलियन ट्रेड डील्स के लिए कुछ अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, जिसके अंतर्गत जो सऊदी के पास युआन आएगा वो इस युआन को इंजेक्ट करेगा इन्हीं चाइनीज प्रोजेक्ट्स में। चाइना ने कहा है हम आपको वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत वो चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, सर्विस सेक्टर में जाए, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स में जाए। तो इसमें चाइना ने कहा है हम आपको मदद करेंगे। यानी कि ये जो सरप्लस युआन है वो चाइना को इस प्रकार से सऊदी रीसर्कुलेट करके अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट करवाने वाला है। तो एक तरीके से रिसाइकलिंग के तरफ भी मूव कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं पेट्रो युआन राइज कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देखें अगर शेयर ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसीज, यानी कि जैसे आरबीआई है, वो कितना परसेंट अपना पैसा डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरेक्स रखी है, ऐसे ही बाकी सेंट्रल बैंक्स भी मिला देते हैं। तो ये करीबन करीब आप अगर 2014 तक देखें तो 66% हुआ करता था। 2021 के बाद अगर आप देखें तो ये 60% के भी नीचे आ चुका है। यानी डॉलर पे भरोसा कुछ कम हो रहा है, इस तरफ तो हम एटलीस्ट देख पा रहे हैं। तो डॉलर का जो शेयर है ग्लोबल रिजर्व करेंसी में वो कम हो रहा है। पर दोस्तों, क्या पेट्रो युआन, पेट्रो डॉलर बन पाएगा? कुछ चैलेंजेस भी हैं। दोस्तों, डॉलर का जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो है कि ये नहीं है कि उससे डॉलर के बेसिस पे ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड नहीं। डॉलर का रियल स्ट्रेंथ है कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डॉलर पे बेस्ड है। अगर स्विफ्ट है तो वो डॉलर से हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बेस पे डॉलर है, और डॉलर ये पोजीशन इसीलिए ले पाया है क्योंकि वो रिलायबल है, डॉलर लिक्विड है, कन्वीनियंट है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो चाइना को इस तरफ आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। क्या चाइनीज युआन रिलायबल है? नहीं। चाइना पे तो खुद एलिगेशंस हैं कि वो अपने युआन को फ्रीली फ्लोट नहीं करने देता। डॉलर तो फ्रीली फ्लोट होता है, पर युआन तो डॉलर के खिलाफ पेग होता है, तो वो फ्रीली फ्लोट भी नहीं करने देते। तो मान लेते हैं, एक आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया, मान लेते हैं कि युआन बेस्ड तेल बेचता है चाइना को, युआन में बेचता है, ठीक है। मान लेते हैं 1 बैरल तेल वो बेच रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो 1 बैरल की कीमत पकड़ लेते हैं, अभी $50 है, $1 करीबन 7 युआन है। तो पकड़ लेते हैं $1 क्योंकि 7 युआन है। तो आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से 7 युआन है। तो इसी को अगर हम पकड़े तो $1 7 युआन है, यानी कि आप देखो तो 350 युआन में 1 बैरल ऑयल सऊदी ने बेचा चाइना को। बदले में कितना लिया? 350 युआन लिया। मान लो उसने तेल की कीमत कर दी कि अब से क्या है, क्योंकि डॉलर तो मैंने बस एक एक्सटर्नल फ्रेम रेफरेंस के लिए आपको दिया। तो तेल की कीमत चाइना कह रहा है अब से 1 बैरल की कीमत 350 युआन है, ठीक है। 350 युआन पे बात तय हो गई।
फिर हुआ यूं, 350 युआन पे उन्होंने 1 बैरल तेल चाइना को बेच दिया। फिर $1 की कीमत, मान लो चाइना ने क्या किया, कहा कि अब से 7 युआन नहीं है 10 युआन है, क्योंकि वो तो नेट एक्सपोर्टर इकॉनमी है, वो चाहेगा कि युआन की कीमत कम से कम हो, तो उसने कर दिया 10 युआन। तो 10 युआन करते ही 350 युआन सऊदी को मिला। 350 युआन बेच के करीबन करीब वो $50 का सामान खरीद पा रहा था। एक एक्सटर्नल बेंचमार्क डॉलर का रख रहे हैं तो $50 का वो सामान खरीद पा रहा था। लेकिन जैसे ही $1 10 युआन हो गया तो अब 350 युआन लेके तो वो अगर आप देखोगे तो केवल $35 का सामान ले पाएगा। अब यहां पे दिक्कत ये क्यों हो पाई, क्योंकि चाइनीज रेमिनबी की जो वैल्यू हो रही है वो कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं है। चाइनीज रेमिनबी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसकी जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो क्या वैल्यू होने वाली है। कीमत अगर आप देखें तो वो फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है। वैसे ही चाइनीज एक्सचेंज जहां पे तेल की कीमत लगने वाली है, तय होने वाली है 350 युआन, वो चाइना में होने वाला है। वो अगेन बहुत ही ओपेक सिस्टम है, तो चाइना पे लोगों का ट्रस्ट कम है। तो यहां पे इंडिया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि इंडिया अगर आप देखें तो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है एनर्जी का। साथ ही साथ हमारी मार्केट ओपन है, रेगुलेशन बहुत ट्रांसपेरेंट है, ग्रोइंग डिमांड है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो न्यू ऑयल मार्केट इंडिया में हम लगा सकते हैं और रुपये की इंटरनेशनल प्रोफाइल भी बढ़ा सकते हैं। चाइना कंटिन्यूअसली अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरफेयर करता है। हो सकता है जिस दिन वो $1 10 युआन कर देगा उस दिन तेल की कीमत भी बढ़ जानी चाहिए थी, 350 युआन से चेंज होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वो चाइना है, वो इंटरफेयर करके उतने पे ही मेंटेन करवा सकता है और सऊदी को ठग सकता है, इसमें कोई दोहमत नहीं है, क्योंकि वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ओपेक है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं पसंद करती है, लेकिन इंडिया में मार्केट्स हाईली रेगुलेटेड हैं और इस प्रकार से इंडिया बेटर एशियन ऑल्टरनेटिव देता है। पर दोस्तों चाइना भी इस पर काम कर रहा है, ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा। चाइना अगर आप देखें तो वो अपने शंघाई एंड हांगकांग गोल्ड एक्सचेंजेस में रेमिनबी को गोल्ड के साथ कन्वर्टेबल बना दिया है, गोल्ड बैक कर रहा है एक तरीके से। वैसे ही स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने के लिए चाइना ने क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम बना दिया है। तो दोस्तों यहां पे इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं। तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप अगर देखें तो अपने एक्सचेंजेस बनाने होंगे, जहां पे आप देखें तो एक्सचेंज हमारे ऑलरेडी हैं, कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग एक्सचेंजेस नहीं है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में है। और इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया मेजर ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है। तो ऑयल प्रोड्यूसर नहीं होने की वजह से हमें एक तरफ मूव करना होगा जहां पे एक्सचेंजेस भी हो हमारे पास, साथ ही साथ हम एक्चुअल ऑयल का प्रॉपर एक्सचेंज हो। हमारे यहाँ पेपर बेस्ड ऑयल का ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअल ऑयल प्रोड्यूसर सप्लायर को नहीं बेच रहा है। वो करना है तो फिर हम वेस्टर्न मार्केट्स में जाते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम एक्चुअल ऑयल के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकें, जिसमें सऊदी अरामको से आने वाला तेल, एडनॉक का तेल अबू धाबी यूएई, रॉसनेफ्ट रशिया का तेल, ये सब यहां पर आके स्टोर करें हमारे एक्सचेंज में, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, रुपी बेस जहां पे कीमत लगे वहां पे हमारे बायर्स उसके लिए बिड करें और वहीं से वो खरीद के उसे ले जाएं। तो इस तरीके से हम एक तीर से 2 निशाना मार पाएंगे। एक तरफ तो हम रुपी बेस ट्रेड कर पाएंगे तेल का, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास सरप्लस रिजर्व बना रहेगा, जो कल को कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, जंग हो जाए, ऑयल प्राइसेस अचानक से स्काई रॉकेट हो जाए, तो हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी बनी रहेगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बने रहेंगे और इस तरीके से रुपी भी इंटरनेशनलाइज हो पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो रुपी ले रहे हैं तो वो रुपी कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका बिजनेस भी उन्हें करना होगा, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में भी वो रुपी इंजेक्ट होगा। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज रुपी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी है। एक बार पेट्रो युआन स्टैब्लिश हो गया तो फिर रुपी एज एन ऑल्टरनेटिव आने वाले कई सालों तक उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास लंबी थी पर पसंद आई हो आप लोगों को, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपए में यूजिंग द कूपन कोड किंजल, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्स, ये सब कुछ मिलते हैं और 1 साल की अवधि की आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल रही है। आप मेरे डेली लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।